हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग। आज हमने स्टार्ट करना है हमारा वही वाला चैप्टर जिसका एक लास्ट पॉइंट बचा है, ट्रांसपिरेशन, जो है फ्रॉम द चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है। सो हमने इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग से स्टडी किया है कि प्लांट को वाटर क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, वो कहाँ से लेता है, वो सब लिया। अभी बात आती है कि लेने के बाद भाई कुछ ना कुछ अमाउंट उसका रिमेनिंग तो होता होगा, बचता तो होगा, फिर उसको बाहर कैसे डालता है। सो दैट ऑल कंसेप्ट हमें इसको स्टडी करना है अंडर ट्रांसपिरेशन। सो बच्चों, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? सो सिंपली जैसे हम ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, उसी तरह से प्लांट भी ये वाला प्रोसेस करते हैं एंड दैट प्रोसेस फॉर द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो आप लोग देखो बच्चों, एक इमेज देख पा रहे होगे यहाँ पे, जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। सो ये आपको बताता है एक आइडिया कि क्या होता है ट्रांसपिरेशन। ओके, सो सिंपली ओके, सो ये है हमारा ट्रांसपिरेशन वाला डायग्राम जो आपको आपके बुक में भी दिख जाएगा। ओके, सो क्या होता है बच्चों ट्रांसपिरेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रूट यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सॉइल, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। अभी ऊपर की तरफ कैसे बढ़ता है इसके लिए हमने बहुत सारे थियरीज देखा था, सो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ओके, नाउ ऊपर बढ़ते समय वाटर इज ड्रॉन अप टू द स्टेम, स्टेम पर चला गया, देन स्टेम से वो इधर अलग अलग जो लीव्स है वहां पे जाने वाला है। फाइनली यहां तक वाटर जब पहुंच जाता है, देन जो भी वाटर बचने वाला है, ये वाटर सिंपली उसके प्लांट्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जब भी प्लांट के थ्रू बचा हुआ पानी बाहर डालना है, सो दो फॉर्म में जाता है बच्चों। फर्स्ट एक ये वाला होता है कि वो वेपर फॉर्म में जाएगा, यानी गैसेस स्टेट में जाएगा, और सेकंड वाला है कि डायरेक्टली वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब भी हम कोई बाजार से सब्जी लाते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं, ओके, फ्रिज में हम उसको आइदर कंटेनर में रखते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग्स में रखते हैं। सो आफ्टर सम टाइम हमें ये दिखता है कि वो जो कंटेनर है या फिर वो जो प्लास्टिक का बैग है, इसके ऊपर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स है इनसाइड से। सो ये पानी कहाँ से आता है बच्चों? ये वही पानी है जो कि कोई प्लांट बाहर डाल देता है अपने आप से। ओके, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। एक और इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पेड़ पौधे हैं, देन सिंपली कोई प्लास्टिक की बैग उसके कोई एक ब्रांच पे टाई कर दीजिए, कंप्लीटली पैक्ड। आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि क्या है, उस पॉलीथीन के बैग के इनसाइड आपको थोड़े से वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। ये वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए थे बच्चों? ये वही वाटर है जो प्लांट ने यूजिंग ट्रांसपिरेशन क्या किया है, बाहर की तरफ डाल दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन। अभी हम इसको वन बाय वन देखते हैं। यस, सो लेट्स सी आगे क्या है। और यस, सो जितना भी वाटर होता है ना बच्चों प्लांट्स में, सो पूरा के पूरा ही एक्सपेल होने वाला है क्या? नहीं, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट वो खुद यूटिलाइज करने वाले हैं, देन जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बाहर डाल देना है। सो किस तरह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर को डिवाइड किया गया कि कितने परसेंट वाटर कहाँ पे जाने वाला है और कौन से फॉर्म में जाने वाला है, इसको आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो टोटल वाटर है, यस, सो 5% जो होता है टोटल वाटर के, ये होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। रूट्स जितना भी वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला है, उसमें से सिर्फ 5% जो वाटर है ये यूटिलाइज होता है। कहाँ पे यूटिलाइज होता है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अभी प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होने वाला है? सिंपल, अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है या फिर उसका सेल एक्सपेंशन हो रहा है, या इसका मतलब है कि उसका साइज बढ़ रहा है। ओके, सो दैट इज कंसर्न विद दिस। और सिर्फ 5% जो वाटर है ये इस चीज के लिए यूज होता है। किसकी चीज के लिए यूज होता है बच्चों? 5% इज यूज ओनली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ अभी देखो, अगर 100 में से फिर ये चलो 5 चले गए, अभी बचा है हमारे पास 95%। अभी 95% कहाँ जाता है? सो जो 95% वाटर बचने वाला है बच्चों, ये एक सरप्लस कहलाता है, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे घर में ग्रेन्स वगैरह ला के रखते हैं, इतना सब हमें नहीं लगता, बट वी कीप इट, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। सो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी जो बचा हुआ 95% वाटर है, अभी ये सरप्लस कहलाएगा, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट वाला कहलाएगा। एंड देन दिस सरप्लस वाटर एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है, यानी ये एटमॉस्फेयर में बाहर डाल दिया जाता है। ओके, सो नाउ अभी ये कैसे डाला जाएगा? अभी अगर एटमॉस्फेयर में हमारे पास के एक्सेस वाटर को डालना है, मतलब प्लांट के पास के, सो ये तो एकदम कॉमन बात हो गई कि इस काम के लिए रूट्स कोई भी काम नहीं करने वाले, बिकॉज हमें ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में देना है। एटमॉस्फेयर यानी ऊपर वाला भाग, और हमारे सॉइल के नीचे तो होते हैं रूट्स। सो अगर रूट्स हमारा ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, देन वो क्या करेंगे? अंडर द सॉइल डाल देंगे। बट
इन दिस केस हमारे रूट्स ये फंक्शन नहीं करने वाले। ओके, सो व्हाट एवर द पार्ट जो हमारे रूट के ऊपर है, अभी जो रूट के ऊपर वाला पार्ट है या फिर जो सॉइल के लेवल के ऊपर पार्ट है, इट इज नोन एज एरियल पार्ट। सो सिंपली एरियल पार्ट यानी इंक्लूडिंग स्टेम, स्टेम से लेके तो ऊपर का जितना लास्ट वाला पॉइंट होता है पेड़ का, ये सब एरियल पार्ट कहलाता है। एंड दिस एरियल पार्ट इज recommended और it is used for this transpiration। जो बचा हुआ 95% वाटर है, इसको एटमॉस्फेयर में वापस से डालने का काम ये एरियल पार्ट करते हैं। एंड इसमें से जो हार्डली 1%, सिर्फ एक ही परसेंट, मीन्स 95 में से सिर्फ एक ही परसेंट जो सरप्लस वाटर होता है ये लिक्विड फॉर्म में जाता है, और जो बचा हुआ 99% वाटर है ये वेपर फॉर्म में चला जाता है। ओके, नाउ अभी देखो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। देखो जितना हमारे पास था 100% वाटर जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था, ओके, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया था, इस 100% में से सिर्फ 5% प्लांट यूज करता है। बचा हुआ जो 95% है इसको एटमॉस्फेयर में वापस से डाल देना है। अभी आगे जो 99% आ रहे हैं, 1% और 99%, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो इस 95% में से सिर्फ 1% जो है, इसका 1%, 95 का 1% इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाहर जाता है, और बचा हुआ जो 99% वाटर है ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर ही वहां से ट्रांसपिरेशन में चला जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। काफी इजी कैलकुलेशंस है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको टर्म्स के साथ। नाउ इसमें से बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। सो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो वाटर का यूटिलाइजेशन होता है ये सिर्फ 5% ही वाटर होता है जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है। ठीक है, बचा हुआ 95% हमें एटमॉस्फेयर में वापस से दे देना है। गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हमने देखा था कि वाटर एक्सेस अमाउंट वाला जो है सरप्लस वाटर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाने के लिए दो फॉर्म का यूज करता है, यानी वो आइदर जा सकता है लिक्विड स्टेट में या फिर जा सकता है गैसियस स्टेट में। अगर वाटर का गैसियस स्टेट की बात करें तो ये होता है हमारा वेपर्स। ओके, सो नाउ अगर लिक्विड स्टेट में वाटर प्लांट से बाहर जा रहा है, ट्रांसपिरेट हो रहा है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। ओके, GUTTATION, गटेशन। नाउ गटेशन का क्या मीनिंग है? देखो यहाँ पे इमेज में देखो, यहाँ पे ऊपर एक आपको प्लांट के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं लीफ के ऊपर। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज गटेशन। सिंपली जो हमारा सरप्लस वाटर है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में हमारे लीफ से बाहर जा रहा है, ट्रांसपिरेट हो रहा है, देन इट इज और द प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। नाउ अभी देखो गटेशन करने के लिए जो एक स्पेशल ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्टोमेटा। ओके, सो स्टोमेटा क्या होता है? जैसे हमारा नाक है वैसे ही प्लांट में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो ओपन एंड क्लोज होता है। ओके, इतना एक कंसेप्ट याद रखो, हमें आगे देखना है कि स्टोमेटा क्या चीज है भाई। ओके, नाउ सो अगर हम गटेशन की बात करें, सो गटेशन एक अलग प्रोसेस है जिसमें वाटर का लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ओके, सो फॉर दिस प्रोसेस एक स्पेशल स्टोमेटा यूज किया जाता है विच इज नोन एज हाइडाथोड। ओके, हाइडा मीन्स वाटर। सो हाइडाथोड ये एक स्टोमेटा ही होता है जो वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में बाहर एक्सपेल कर रहा है या फिर बाहर ट्रांसपिरेट कर रहा है। ओके, और वाटर स्टोमेटा सिंपल हम बोल सकते हैं। ओके, वाटर स्टोमेटा, दिस स्टोमेटा विल बी नोन एज वाटर स्टोमेटा बिकॉज वो वाटर को वाटर के ओरिजिनल स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में ही ट्रांसपिरेट कर रहा है। ओके, सो ये है हमारा गटेशन वाला प्रोसीजर। नाउ द नेक्स्ट वन, अभी हमें देखना है कि जो हमारा वाटर लॉस हो रहा है ये कैसे हो रहा है। ओके, सो जो भी वाटर का लॉस हो रहा है, अगर वो वेपर फॉर्म में हो रहा है यानी कि गैसियस फॉर्म में हो रहा है। ओके, अगर वो गैसियस फॉर्म में हो रहा है देन दैट प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। देन इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं। और अगर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में वाटर को ट्रांसपिरेट किया जा रहा है या फिर बाहर डाल दिया जा रहा है, देन दैट प्रोसीजर विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशन। अभी ट्रांसपिरेशन के लिए कौन कौन से प्लांट के पार्ट एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं? सो कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो फर्स्ट वन इज लीव्स, जो काफी एक मेजर पार्ट होता है इन द ट्रांसपिरेशन। देन स्टेम है, देन फ्लावर्स है, एंड देन फ्रूट। यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट एरियल पार्ट, जो भी सॉइल के लेवल से ऊपर वाला पार्ट है, ये कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है हमारे ट्रांसपिरेशन के प्रोसीजर में। नाउ
अगर ट्रांसपिरेशन का प्रोसीजर लीव्स के थ्रू हो रहा है यानी पत्तों के थ्रू हो रहा है, देन दैट ट्रांसपिरेशन इज नोन एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। ओके, अगर पत्तों के थ्रू हमारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है देन इट इज नोन एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। ओके, फोलियर ट्रांसपिरेशन, दैट्स वेरी सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी स्टोमाटा वगैरह देखा हमने, ट्रांसपिरेशन भी देखा। अब इसमें भी और टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? एक्चुअल वाटर लॉस जो होता है हमारे ट्रांसपिरेशन में, ये 3 मेन साइट्स पे होता है। साइट्स यानी लोकेशन, कौन से लोकेशन से एक्चुअल ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सो ये है हमारे 3 लोकेशंस। भाई कहाँ पे हो रहा है ट्रांसपिरेशन? So these 3 locations are, the number 1 is your cuticle यानी प्लांट का क्यूटिकल, then stomata and then lenticels और lenticles। Okay, so ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। CSL। ओके, CSL क्या है? ये है हमारे 3 लोकेशंस या फिर 3 साइट्स जहां से ट्रांसपिरेशन होने वाला है। सो विचार दे। सो C is for your cuticle, S is for stomata and L is for lenticle। ओके, सो ये है हमारे 3 लोकेशन फॉर द ट्रांसपिरेशन। नाउ अभी ये तीनों टाइप के ट्रांसपिरेशन को अभी इसी के वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। ओके, अभी ये तो हो गए लोकेशन, बट अगर इस लोकेशन पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है देन इट इज नोन एज, अगर क्यूटिकल पे हो रहा है देन इट इज क्यूटिकुलार, उसके आगे AR लगा दो। स्टोमाटा है देन स्टोमेटल, एंड अगर लेंटिकल से हो रहा है देन इट इज लेंटिकुलर। ओके, सो ये तीनों वर्ड्स अच्छे से याद रखना है आपको, आप लोगों को, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है या फिर कौन से साइड से ट्रांसपिरेशन होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको फॉर ऑब्जेक्टिव्स। सो कीप इट फिक्स इन योर माइंड कि कौन कौन से 3 लोकेशन है। CSL, क्यूटिकुलर, स्टोमेटल एंड लेंटिकुलर। ओके, सो दीज आर द लोकेशंस एंड दीज आर द ट्रांसपिरेशंस विच ऑकर ऑन दैट लोकेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी एक को हमें अच्छे से स्टडी करना है। अभी क्या होता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन? अभी देखो, सबसे पहले एकदम काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है कि जो क्यूटिकल्स पे होने वाला है, एंड इट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अभी क्यूटिकल क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने कमल के पत्ते देखे हैं? यस, क्या होता है वहां पे? लीफ के ऊपर वाटर जैसे मोती डाला है इस तरह से बैठ जाता है। सो एनी लीफ, जिस लीफ के ऊपर वाटर इस तरह से एक सर्कल बनाता है ना, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक ऐसा कॉनकेव लेयर एंड कॉन्वेक्स लेयर। सो उस तरह से अगर किसी लीफ पे हमारा वाटर कंप्लीट सर्कल बनाता है, ठीक है, आपने वाटर का ड्रॉप अगर किसी लीफ पे डाला और वो लीफ को गीला नहीं कर रहा, वो बस वहां पे एक सर्कल या फिर एक मोती की तरह बन जा रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है कि उस लीफ पे हमारा क्यूटिकल यानी एक वैक्स का लेयर होता है। ठीक है, सो वैक्स का लेयर जो है ये ज्यादा है या फिर एक अच्छे खासे अमाउंट में है वैक्स उस लीफ पर। दैट्स वाई वो क्या करता है, वाटर को, उस लीफ को गीला नहीं करने देता। वो वाटर वहां पे जाता है बट उसके ऊपर नाचते रहता है इधर से उधर, वो लीफ को गीला नहीं कर पाता। सो सेम क्यूटिकल मीन्स क्या होता है, एक लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, इसी को कहा जाता है क्यूटिकल। इसका बेसिकली काम क्या होता है? यस, इसको हमारे लीफ को प्रोटेक्शन करने का बेसिक काम होता है, ताकि लीफ से ज्यादा पानी बाहर ना जाए और हमारा लीफ ज्यादा टाइम तक के लिए लाइव या फिर जिंदा रह सके। मेजरली ये सब आइदर ये जो लिक्विड पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर होता है, ताकि पानी उस लीफ को सड़ा ना दे। दैट्स वाई एक ये है, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि अगर कोई डेजर्ट में प्लांट है देन वहां पे भी उस प्लांट को सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उसी में स्टोर रहे। अगर वो मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसपिरेट होगा यानी प्लांट के बाहर चला गया देन प्लांट तो मर जाएगा। सो दैट्स वाई वहां पे प्लांट को सेव करने के लिए, उसे लाइव रखने के लिए प्लांट के ऊपर एक हेवी वैक्स का लेयर बाय नेचर होता है, एंड दैट इज नोन एज क्यूटिकल। एंड अगर ट्रांसपिरेशन उस क्यूटिकल के साइड से हो रहा है देन इट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो चलो इसको डिटेल में देखते हैं। सो क्यूटिकल क्या है बच्चों? ये एक वैक्स का लेयर होता है, एंड वैक्स के लेयर में एक केमिकल है दैट इज नोन एज क्यूटिन, दैट्स वाई इसको क्यूटिकुलर कहा जाता है। एंड ये आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है लीफ के एपिडर्मल सेल। अगर ये लीफ है देन इसका ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। एंड
ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ पे प्रेजेंट है, ये हमारे स्टेम पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। कोई कोई प्लांट के स्टेम पर भी ये वाला एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है। और क्या है बच्चों, अगर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है देन इट ऑकर्स सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, इट ऑकर्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसीजर को यूज करके यहां से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। एंड फ्रॉम दिस जितना भी ट्रांसपिरेशन होने वाला है उसमें से 8 to 10% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर होता है, यानी क्यूटिकल के लेयर से होने वाला ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम 8 to 10%। देन अभी ये वाला जो ट्रांसपिरेशन है जनरली डे टाइम में होता है। एंड इसमें एक एक कंसेप्ट है दैट अमाउंट ऑफ क्यूटिकल लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है कि क्यूटिकल लेयर यानी वैक्स का लेयर जितना ज्यादा मोटा है, जितना ज्यादा है, उतना ही ट्रांसपिरेशन कम होने वाला है। ओके, सो इफ अमाउंट ऑफ वैक्सी लेयर इज मोर, अगर वैक्सी लेयर का अमाउंट ज्यादा रहा देन वहां पे ट्रांसपिरेशन का रेट कम होने वाला है। ओके, यस, एक्चुअली वैक्सी लेवल जो हमारा वैक्सी लेयर होता है ना प्लांट्स के ऊपर, इसका फंक्शन ही ये होता है कि ट्रांसपिरेशन को मिनिमम करना है। मिनिमम क्यों करना है, अगर कोई प्लांट डेजर्ट में प्रेजेंट है या फिर कोई प्लांट ऐसा जिसको पानी ही नहीं मिल रहा, काफी कम अमाउंट में मिल रहा है, सो वहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई जो भी पानी आ रहा है उसको अच्छे से स्टोर करके रखो, ना ही कि उसको लॉस करके उसको छोड़ दो। नो, सो दैट्स वाई टू सेव द वाटर यहाँ पे जो क्यूटिन होता है, क्यूटिन का लेयर ज्यादा लगा दिया जाता है बाय नेचर। ये सब बाय नेचर ही होने वाला है, आपको हाथों से कुछ भी नहीं करना। सो अगर क्यूटिन का लेवल ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपिरेशन कम होने वाला है। गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अभी लेंटिकुलर क्या है, लेंटिसेल्स एक लेयर होता है हमारे प्लांट पे स्पेशली ऑन द स्टेम जो लूजली अरेंज सेल होते हैं। ओके, सो दिस आर लूजली अरेंज सेल एंड इस लेंटिसेल्स के अंदर कुछ पोरस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है आपका डायग्राम जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। सो ये लूजली अरेंज सेल है, यानी लेंटिसेल्स में जो सेल होते हैं ना काफी कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं, लूजली अरेंज होते हैं। एंड दिस इज द लेंटिकुलर पोर, यानी यहाँ पे ओपनिंग होता है। और इस वाले स्ट्रक्चर से अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है देन इट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, नाइस। अभी हमें आगे बढ़ना है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको लेंटिकुलर के बारे में याद रखना है, इट इज जस्ट कि लेंटिकुलर से होने वाला ट्रांसपिरेशन ये सिर्फ 0.1 से 1% के बीच में ही ट्रांसपिरेशन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। एंड सेकंड वन इज कि ये वाला जो ट्रांसपिरेशन है ये काफी स्लो होता है, वेरी स्लो। नाउ लेंटिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग वुडी पार्ट होता है ना, स्टेम वाला जो एरिया होता है हमारे प्लांट्स का, वहां पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वहां से होने वाला ट्रांसपिरेशन काफी स्लो होता है एंड द परसेंटेज इज जस्ट 0.1 to 1% ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल से होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसपिरेशन का। इसके लिए हमें फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है कि स्टोमाटा क्या होता है। सो स्टोमाटा सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो ये है एक हमारा लीफ, और लीफ के ऊपर ही स्टोमाटा प्रेजेंट होता है ऑन अबंडेंट क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा ये लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। नाउ अभी लीफ का जो ऊपर वाला एरिया है इट इज एपिडर्मिस, नीचे वाला जो है ये है हाइपोडर्मिस। ओके, सो स्टोमाटा आइदर प्रेजेंट हो सकता है सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे। आप लोगों ने अगर किसी लीफ को अच्छे से ऑब्जर्व किया देन यू कैन सी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कलर में ज्यादा डार्क होता है और जो पोर्शन नीचे वाला होता है ये थोड़ा फेंट ग्रीन कलर का होता है। सो अगर हमारा स्टोमाटा सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो वाला पार्ट हमें थोड़ा ज्यादा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, देन दैट स्टोमाटा विल बी नोन एज or that plant or that leaf will be known as epistomatic. epi का मतलब होता है ऊपर, epi का मतलब होता है बच्चों ऊपर, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। ओके, सो एपिस्टोमेटिक मीन्स अगर ऊपर वाले लेयर के ऊपर है हमारे स्टोमाटास प्रेजेंट देन दैट लीफ इज नोन एज एपिस्टोमेटिक लीफ। ओके, अभी ये कहाँ पे दिखता है, सो द एग्जाम्पल इज लोटस। ओके, लोटस पे दिखता है, क्यों, बिकॉज लोटस कहाँ पे आने वाला है, हमारा वाटर में आता है। सो वाटर के लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहने वाला लीफ का जो पोर्शन होता है वो होता है उसका ईपी वाला यानी ऊपर वाला। सो दैट्स व्हाई
लोटस में ऊपर की तरफ से स्टोमाटा पाया जाता है ताकि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ गैसियस का एक्सचेंज कर सके। गुड। ओके, नाउ हाइपोस्टोमैटिक, अभी एग्जैक्टली इसका उल्टा होने वाला है। हाइपो का मतलब होता है निचली तरफ, सो नीचे की तरफ अगर स्टोमाटा प्रेजेंट है then that leaf will be known as hypostomatic। अभी नीचे वाला कहाँ पे प्रेजेंट है? सो ये होता है हमारे ज़ेरोफाइट्स में। ज़ेरोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट जैसे एरिया में आते हैं जहाँ पे धूप ज्यादा है और पानी कम है, सिंपली, ठीक है, जहाँ पे वाटर का डेफिशिएंसी है, पानी की कमी है, इस तरह के एरिया में अगर कोई प्लांट आ रहा है देन इट इज नोन एज ज़ेरोफाइटिक। या फिर इस प्लांट को वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है ये भी काफी कम होता है, उस वाले प्लांट को भी हम ज़ेरोफाइट्स कह सकते हैं। एंड द एग्जांपल इज योर नेरियम। नेरियम नाम का जो पौधा होता है जो ज़ेरोफाइट है, इस वाले पौधे में क्या होता है बच्चों? स्टोमाटा निचली तरफ प्रेजेंट होता है। अभी इसके पीछे भी रीजन होता है, नेचर में कोई भी काम फालतू में नहीं किया हुआ, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? सो ज़ेरोफाइट जो प्लांट होते हैं ये जिस एरिया में बढ़ता है वहां पे सनलाइट काफी ज्यादा होता है, धूप काफी ज्यादा होता है। सो अगर ऊपर वाले एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट रहे देन क्या होगा? धूप के कारण ये ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा करने वाले हैं। बट अगर इसके अपोजिट में अगर लीफ के निचले वाले यानी हाइपोडर्मिस, उसका जो निचले वाला पार्ट है, अगर वहां पे स्टोमाटा ज्यादा है देन वहां पे डायरेक्टली सनलाइट जाने वाली है कि नहीं? डायरेक्ट धूप वहां पे नहीं जाने वाली, दैट्स व्हाई वहां पे ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा। सो दैट्स व्हाई इन द ज़ेरोफाइट्स वहां पे स्टोमाटा जो होता है लीफ के निचले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। नाउ द थर्ड वाला पार्ट ये है हमारा एम्फिस्टोमैटिक। एम्फी का मतलब होता है बोथ। सो अगर किसी लीफ के बोथ द साइड्स यानी अपर एज वेल एज लोअर दोनों भी साइड पे अगर स्टोमाटा प्रेजेंट है देन दैट लीफ विल बी कॉल्ड एज एम्फिस्टोमैटिक। इसका मतलब होता है कि स्टोमाटा लीफ के दोनों भी पार्ट पे प्रेजेंट है। एंड द एग्जाम्पल इज ग्रास। जो हमारे ग्रास होते हैं जो लॉन में लगे हुए छोटे छोटे पौधे, हरियाली जो होती है, ये एक इसका एग्जाम्पल है। एंड अभी देखो स्टोमाटा जो ट्रांसपिरेशन है फिर जो रेस्पिरेशन करने वाला है, ओके, ट्रांसपिरेशन इज मोर सुटेबल वर्ड फॉर द प्लांट्स। सो स्टोमाटा जो भी ट्रांसपिरेशन का काम करता है ये मोस्टली डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में नहीं होता। ओके, बट हाँ इसमें भी एक्सेप्शन है, डेजर्ट प्लांट्स। ओके, डेजर्ट प्लांट में नाइट टाइम में भी होता है। ओके, अभी चलते हैं आगे। अभी स्टोमाटा से जो भी ट्रांसपिरेशन होता है अगर परसेंटेज में बात किया जाए देन अबाउट 90 to 93% ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है ये होता है हमारे स्टोमाटा से, और ये होता है ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। सिर्फ डे टाइम में 90 to 93% ट्रांसपिरेशन होता है, और ये सिर्फ डे टाइम में होने वाला है यूजिंग द स्टोमाटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर में कोई ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकता है, जिसके मतलब क्वेश्चन इजी होगा बट उसको पढ़ने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्चुअल में ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो मेन बात याद रखना है आपको कि 90 to 93% ऑफ द टोटल रेस्पिरेशन यानी जितना भी टोटल ट्रांसपिरेशन होने वाला है इसमें से 90 से 93% ट्रांसपिरेशन जो है ये सिर्फ हमारा स्टोमाटा वही करने वाला है, एंड ये सिर्फ डे टाइम में होने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी स्टोमाटा के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको बुक में दिए गए हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? सो एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में कितना स्टोमाटा है? यूनिट एरिया मीन्स क्या होता है? जनरली इसको 1 mm स्क्वायर कहा जाता है, यानी लीफ का 1 mm बाय 1 mm पोर्शन लिया, उसका एक एपिडर्मिस निकाल दिया, उसमें कितना स्टोमाटा प्रेजेंट है, टोटल स्टोमाटा कितना है 1 mm बाय 1 mm में, सॉरी ऐसा, ओके, दैट मीन्स 1 mm स्क्वायर इतने एरिया में कितने स्टोमाटास प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है हमारा स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी। एंड एक और कोरिलेशन होता है अबाउट द स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल सेल। अभी एपिडर्मल सेल क्या होता है बच्चों? देखो, सो स्टोमाटा अगर आप लोगों ने अच्छे से इमेजिन किया देन मैं आपको एक मेरी सुंदर हैंडराइटिंग और सुंदर डायग्राम बना के दिखाती हूँ, शायद आपको पता चले। ओके, समझ में आ गया तो गुड। यस, सो अगर आप लोगों ने एपिडर्मिस लिया लीफ का, ओके, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है लीफ के ऊपर, अगर आपने अच्छे से टेयर किया देन यू कैन सी इट। सो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है और इसमें से हमें सिर्फ 1 mm बाय 1 mm
कट करके लेना है और उसमें हमें काउंट करना है कि एपिडर्मल सेल कितने हैं और स्टोमेटल सेल कितने हैं। सो ऑन जनरल हमारा जो लीफ होता है इसमें सेल का अरेंजमेंट ऐसा अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक स्पेसिस का सेल का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अभी आप कंसिडर कर लीजिए कि ये एक लीफ का एपिडर्मिस है जिसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा और वहां पे ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में हमें इसके एक नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स दिख रहे हैं। जैसे हमारे स्किन के एपिडर्मल सेल होते हैं वैसे इनके भी एपिडर्मल सेल होते हैं। सो इस एपिडर्मल सेल के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि बीच बीच में यहाँ कहीं कहीं स्टोमाटा प्रेजेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी कोई कांस्टेंट नहीं होता। सो मान लीजिए कि इधर एक स्टोमाटा प्रेजेंट था, सेकेंड वाला एक इधर स्टोमाटा प्रेजेंट है, एक स्टोमाटा इधर प्रेजेंट है, कोई ऐसा इधर भी हो सकता है, ठीक है। सो स्टोमाटा डिफरेंट पोजीशन पे अवेलेबल होता है। सो द रिलेशन और द कोरिलेशन बिटवीन दिस एपिडर्मल सेल एंड दिस स्टोमाटा इज नोन एज स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स इसे कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ऊपर होता है हमारा सिर्फ स्टोमेटल नंबर यानी कितने स्टोमेटा है, ये सब हो रहा है हमारा 1 mm² के एरिया में। इतना ही आइडियली एरिया कैलकुलेट किया जाता है, ओके। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना है उसको डिवाइड किया जाता है विथ नंबर ऑफ स्टोमेटा अगेन एंड प्लस एपिडर्मल सेल। एंड दिस कैलकुलेशन गिव्स अस अ नंबर और इस नंबर को कहा जाता है स्टोमेटल इंडेक्स। सो स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? स्टोमेटल इंडेक्स रिलेशन होता है ऑफ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल, यानी कि एक स्टोमेटा टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा को डिवाइड किया जाता है विथ द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस एपिडर्मल सेल्स, कि एपिडर्मल सेल कितने हैं और स्टोमेटल सेल कितने हैं, एंड दिस इज नोन एज योर स्टोमेटल इंडेक्स, ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus। अभी स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका डायग्राम आपको बुक में भी दिया गया है, इसको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अभी ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्पेसीज का स्टोमाटा इसी शेप एंड स्ट्रक्चर का हो, इसमें भी वेरिएशंस आते हैं। सो देखो बच्चों, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ हमें स्ट्रक्चर बता रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। नीचे वाले पोर्शन में हमें देखना है कि वो ओपन और क्लोज होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है। सो हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारे एपिडर्मल सेल, जो सबसे आउटर वाली लेयर आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही है ना। सो दिस इज द एपिडर्मल सेल। अभी एपिडर्मल सेल यानी जो हमारे लीफ के प्रेजेंट होते हैं ना, उधर अभी मैंने अभी स्क्वायर शेप में ड्रॉ करके दिखाया था। सो सिंपली दैट एपिडर्मल सेल। सो इसके आसपास वाला जो लेयर है ये है हमारा एपिडर्मल सेल, यानी जो प्लांट के लीफ के ऊपर जो सेल रहने वाले, दैट इज योर एपिडर्मल सेल। दिस आर एपिडर्मल सेल। अभी इसके अंदर आपको थोड़ा सा रेड कलर का सेल का एक सर्कल नजर आ रहा है, सो दैट इज नोन एज सब्सिडरी सेल, ओके। एंड अभी सब्सिडरी सेल के अंदर अभी जो मेन पोर्शन आने वाला है हमारा ये ग्रीन वाला। सो ये ग्रीन वाले पोर्शन को कहा जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड यानी जो प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज योर गार्ड। सो ये हमारे गार्ड सेल्स। एंड अंदर आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है व्हाइट कलर की, यस। सो दैट ओपनिंग इज नोन एज स्टोमा पोर। इट इज नोन एज स्टोमा। हमारा नाक की तरह ही पूरा एक स्ट्रक्चर है। एंड इस गार्ड सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है एंड प्लस गार्ड सेल के इनसाइड एक इनर थिक वॉल होती है, ओके। दिस इज द इनर थिक वॉल जो दोनों भी साइड में इक्वली प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये जो गार्ड सेल है इनका शेप अगर चेंज हो रहा है देन इट विल हेल्प फॉर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके। सो यह है स्ट्रक्चर, काफी इजी है। इसका डायग्राम आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, काफी इजी डायग्राम है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है, ओके। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा आपको सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है इसे कहा जाता है एपिडर्मल सेल, या फिर ये एपिडर्मल सेल का बना हुआ होता है। उसके इनसाइड जो रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है इट इज द सब्सिडियरी सेल, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन फिर अभी जो ग्रीन कलर का जो किडनी के जैसे दो आपको शेप नजर आ रहे हैं ये, ओके। सो ये है हमारे गार्ड सेल एंड गार्ड सेल के ऊपर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोनों पे भी। एंड इसके इनसाइड एक इनर थिक वॉल प्रेजेंट होती है और अभी और इसके इनसाइड एक स्पेस प्रेजेंट है जो कि एम्प्टी है एंड इट इज नोन एज स्टोमा पोर, ओके। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल और एक कंप्लीट स्टोमेटल स्ट्रक्चर।
नाउ अभी नीचे आपको जो दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं बच्चों, देखो जो फर्स्ट वाला ये डायग्राम है, यहाँ पे स्पेस ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। सो अगर स्टोमेटा ओपन है देन वो इस तरह से दिखने वाला है, अगर वो क्लोज है देन वो इस तरह से दिखने वाला है। सो सिंपली क्या होता है बच्चों, देखो जो गार्ड सेल नजर आ रहे हैं ना आपको, सो इन गार्ड सेल में एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस होता है, ये कभी फूलते हैं कभी ये फ्लैक्सिड हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वहां पे स्टोमाटा जो है, अंदर वाला जो स्टोमा पोर होता है ये ओपन एंड क्लोज होता है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये काफी एक निग्लिजिबल अमाउंट में फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड कि हमारे जो गार्ड सेल प्रेजेंट होने वाले इन गार्ड सेल्स के ऊपर भी क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग फर्दर, अभी हमें देखना है डिटेल में कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा है हमारे स्टोमाटा का। सो ये वाला डायग्राम भी आपको दिखने वाला है। अभी देखो स्टोमाटा के आपको दो शेप दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, एक है हमारा किडनी शेप एंड सेकेंड वाला इज डम्बल शेप। सो अभी हमें किडनी शेप के बारे में फर्स्ट में स्टडी करना है। सो व्हाट इज दिस? ओके, सो स्टोमाटा क्या होता है, सबसे पहले ये काफी स्मॉल मतलब एकदम माइन्यूट होता है स्ट्रक्चर में कि आप उसको डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख सकते, यू नीड माइक्रोस्कोप। अगर आपको स्टोमाटा देखना है देन आपको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना होगा। ओके, सो नाउ स्टोमाटा साइज में काफी माइन्यूट होता है, यानी काफी छोटा छोटा होता है। इसमें जो पोर होता है जिसे हम स्टोमा पोर कहते हैं, ये इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल यानी इलिप्स शेप का, ठीक है, इस तरह से एक लंबा और गोल जैसा होता है। और इसके आसपास क्या होते हैं, फिर गार्ड सेल्स होते हैं जो कि किडनी शेप की तरह होते हैं या फिर किडनी की तरह होते हैं। सो दैट्स वाई जो गार्ड सेल है इसको कहा जाता है किडनी शेप, या फिर काफी कम स्पेसीज में ये डम्बल शेप के भी पाए जाते हैं। नाउ अभी जो गार्ड सेल्स होते हैं हमारे एपिडर्मिस टिश्यू के, इसी को कहा जाता है पैरेन्काइमल सेल्स। ओके, सो गार्ड सेल्स इट इज अ टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू विच मे बी कॉल्ड एज मॉडिफाइड एपिडर्मल पैरेन्काइमल सेल्स। ये एक एपिडर्मिस का ही पार्ट होता है बट ये थोड़ा मॉडिफाइड होता है, जिसे हम पैरेन्काइमेटल सेल्स भी कह सकते हैं। देन अगर किडनी शेप है, अगर किडनी शेप स्टोमाटा की बात करें हम, देन ये होते हैं हमारे डायकोटिलीडॉन्स में, एंड अगर डम्बल शेप की बात करें तो ये ग्रासेस में होते हैं। ओके, सो ये वाला है किडनी शेप स्टोमाटा, किडनी शेप गार्ड सेल किडनी शेप के होते हैं स्टोमाटा में, और ये डायकोटिलीडॉन्स में पाए जाते हैं। काफी इजी याद रखने के लिए, डायकोटिलीडॉन्स यानी क्या होता है कि जिसमें दो दल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा चना है, हमारा मटर है, ठीक है, जिसके बीच में दो अलग अलग सेम पोर्शन होते हैं। सो जिस तरह से उनके दो सेम पोर्शन होते हैं उसी तरह से यहाँ पे गार्ड सेल भी ऐसे अच्छे तगड़े रहने वाले हमारे किडनी की तरह, किडनी के शेप की तरह। सो जो भी डायकोटिलीडॉन्स रहने वाले हैं उनका स्टोमाटा जनरली उनके जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमाटा में ये किडनी शेप के होते हैं, एंड अगर ग्रासेस है देन उसका जो गार्ड सेल होता है स्टोमाटा का ये डम्बल शेप का होता है। चलो उसको भी देखते हैं। ओके, सो ये है कंपैरेटिव डायग्राम दोनों की भी। सो देखो यहाँ पे इलिप्टिकल पोर है। ओके, सो दिस इज एलिप्टिकल पोर, ये है हमारे डायकॉट में। ओके, जो भी डायकॉट प्लांट रहने वाला है उसके अंदर ये टाइप का हमारा स्टोमाटा रहेगा। सो दिस इज फॉर डायकॉट, और ये वाला जो है ये हमारा रहेगा ग्रासेस में यानी घास फूस में, ठीक है। सो एलिप्टिकल शेप है पोर का, किडनी शेप वाला हमारा गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट भी, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस। अभी इतने से क्लोरोप्लास्ट है, ये कोई ज्यादा फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, बट फिर भी मिनिमम अमाउंट में ये भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा किडनी शेप वाला स्टोमाटा जिसका गार्ड सेल किडनी शेप का है। अभी देखो इधर वाला है हमारे ग्रासेस में जो प्रेजेंट होते हैं वो वाला स्टोमाटा। देखो इसका शेप किस तरह से है, एक डंबल होता है ना हमारा, ऐसा जिम में जो लोग जाते होंगे दे नो दिस बेटर। सो डंबल यानी क्या होता है, इसके दोनों साइड में एक फूला हुआ वेट है और बीच में एक हैंडल होता है जिसको हम पकड़ लेते हैं। सो सेम उसी तरह से हमारा गार्ड सेल भी है फॉर द ग्रासेस। यहाँ बीच में एक छोटा सा एलिप्टिकल ही पोर है बट ये और नैरो है फॉर द ग्रासेस, एंड फिर बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये है हमारा एपिडर्मल सेल, उसके आसपास वाला उसके अंदर है हमारा सब्सिडरी सेल, ठीक है। सो यही बात आपको याद रखना है कि अगर डायकॉट है देन डायकॉट में स्टोमाटा के अंदर जो गार्ड सेल है ये किडनी शेप का है। अगर स्टोमाटा में गार्ड सेल डंबल शेप का है इस तरह से, देन ये है हमारी ग्रासेस,
ठीक है, ग्रासेस यानी घास फूस। गुड, अभी चलते हैं आगे। ओके अभी गार्ड सेल के बारे में हमें देखना है कि एक्चुअल गार्ड सेल क्या है। देखो इस डायग्राम में येलो कलर का जो पोर्शन है ये बता रहे हैं हमें गार्ड सेल्स, एंड इसमें अगेन ग्रीन कलर के डॉट्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो गार्ड सेल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक जिंदा सेल यानी लाइव सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दीज आर द लाइव एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स। प्लस इसमें अनइवनली थिक वॉल प्रेजेंट होता है। ये इनर जो आपको दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा डार्क कलर का, सो ये इसका एक इनर वॉल है जो थिक है बट अनइवनली, यानी कहीं पे ज़्यादा मोटा है कहीं पे थोड़ा सा पतला है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हमारा गार्ड सेल होता है इसके इनसाइड में जो वॉल्स रहने वाले हैं ये अनइवन थिक होते हैं। गुड, नाउ जो इनर वॉल है विच आर फेसिंग टूवर्ड्स द स्टोमा ऑफ द गार्ड सेल इज थिक एंड इनइलास्टिक। ठीक है, जो ये इनर वाली वॉल होती है ये थिक भी है बट ये इनइलास्टिक है, यानी इलास्टिक यानी जो फैल सकता है ऐसा नहीं है, ये इनइलास्टिक है यानी रिजिड वाला वॉल होता है। एंड इस लैटरल वॉल इज थिन एंड इलास्टिक, बट इसका जो लैटरल वाला वॉल है यानी जो ये ऑरेंज कलर का वॉल दिखाई दे रहा है ना बच्चों, जो एग्जैक्टली हमारे गार्ड सेल से चिपक के है, ये वाला है हमारा इलास्टिक सेल। और जो इसके और इनर है जो सिर्फ डायरेक्ट स्टोमा पोर यानी ये व्हाइट वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाला है, ये वाली वॉल इनइलास्टिक होती है यानी ये तन नहीं सकती है, जितनी है उतनी ही रहने वाली है। गुड, ओके अभी और क्या है गार्ड सेल में कि इसमें थोड़े से क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। अभी जो गार्ड सेल्स होते हैं इनकी इनर वाली जो वॉल होती है या फिर जो हमारे गार्ड सेल्स है यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। अब ये कैसे होता है इसको हमें डिटेल में भी देखना है। ओके, सो ये वाला जो गार्ड सेल है अगर ये फूल रहा है, एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दे देती हूँ, अभी डिटेल में तो देखना ही है हमें। ओके, सो क्या होता है अगर ये वाला गार्ड सेल हमारा खा पी के फूला हुआ है, अब ये फूला हुआ है इसका मतलब क्या है, ऐसे गोल गोल हो जाएगा और ये गोल गोल होने की वजह से ऐसा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद क्या हो रहा है, इसके इनर वाला जो पोर्शन है ये बीच में देखो स्पेस नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टोमाटा ओपन है। अभी इसकी एक अपोजिट कंडीशन ये होती है कि भाई दोनों गार्ड सेल ने एक्सोस्मोसिस कर दिया यानी इसके अंदर वाला जो भी मटेरियल था ये बाहर चला गया। अभी ये फ्लैक्सिड हो गया, सो फ्लैक्सिड होने के बाद ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर, फ्लैक्सिड हो गया यानी ये क्लोज हो गया, और अगर इसने खा पी लिया है, इसमें टर्गर प्रेशर बन गया है तो इन्हें सब फूल जाता है, फिर दूर दूर हो जाता है और फिर यहाँ पे पोर ओपन हो जाता है। इसी कंसेप्ट को याद रखना है, इसके लिए भी हमें कुछ एक दो थ्योरी भी हमें स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरीज के बारे में कि क्या हो रहा है स्टोमाटास के साथ। ओके, सो स्टोमा, अभी स्टोमा का क्या मतलब है बच्चों, जो हमने देखा था जो इनर वाला पोर्शन एम्प्टी रहता है, ठीक है, इसके आसपास होते हैं फिर ये गार्ड सेल्स हमारे किडनी शेप के। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसी को स्टोमा कहा जाता है। सो एक इलिप्टिकल पोर होता है, देखो इलिप्टिकल है ना, इलिप्स की तरह, यस इलिप्टिकल पोर होता है। अब ये क्यों बना है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है यहाँ पे गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो कोइंसाइड हो रहे हैं एक एक कॉर्नर पे, और दैट्स वाई जिस तरह से ऐसा हार्ट बनता है ना, यस यस सेम इसी तरह से कोइंसाइड हो रहे हैं, दैट्स वाई बीच में एक स्पेस रह जाता है, उसी स्पेस को कहा जाता है स्टोमा। एंड इसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है टू गेट द स्टोमा पोर। गुड, नाउ जो एक्सेस वाटर होने वाला है हमारे पास जो कि प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो हमें ट्रांसपिरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो इस स्टोमा के थ्रू ट्रांसपिरेट होने वाला है। स्टोमा से बाहर क्या निकलता है, वाटर वेपर्स, यानी कि ये क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांसपिरेशन कर रहा है। गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखना है एक्सेसरी सेल्स। अभी एक्सेसरी सेल क्या होती है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी सेल। आप लोगों ने देखा ना सब्सिडरी सेल, सो हमारे गार्ड सेल के बाहर वाला जो एक लेयर था जो हमें फर्स्ट वाला डायग्राम में रेड कलर का दिखाई दिया था, इसी को एक्सेसरी सेल या फिर सब्सिडरी सेल कहा जाता है। अभी एक्सेसरी का क्या मतलब होता है, जिस तरह से हम लोग एक्सेसरी कैरी करते हैं फॉर योर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की एक्सेसरी क्या होती है, उसका चार्जर हो गया, उसके हेडफोन्स, कॉर्ड, उसका जो मोबाइल कवर, ये सब, यानी कि मेन सिस्टम को छोड़ के उसे हेल्प करने के लिए या फिर उसे ग्रूम करने के लिए, उसे खूबसूरत दिखाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा एक्सेसरीज यूज करते हैं, दैट इज द
एक्सेसरी मटेरियल। सो सेम स्टोमाटा में भी एक एक्सेसरी मटेरियल होता है एंड इट इज नोन एज एक्सेसरी सेल। अभी एक्सेसरी सेल कहाँ होता है? अभी गार्ड सेल तो एक्टिवली वर्क करने वाला है स्टोमाटा में, ओके। सो इस गार्ड सेल को हेल्प करने के लिए या फिर इसको और प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर एक एक्स्ट्रा वाला जो लेयर लगा है सेल्स का, इट इज नोन एज द एक्सेसरी सेल। ऑल्सो इट इज नोन एज सब्सिडरी सेल। सो एक्सेसरी सेल को ही सब्सिडरी सेल भी कहा जाता है। ओके, द एक्सेसरी सेल इज ऑल्सो नोन एज द सब्सिडरी सेल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे ये हमारे गार्ड सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, या फिर जो एपिडर्मल सेल है ना, ये बाहर वाला लेयर, इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्ट एपिडर्मल सेल, देन उसके बाद एक्सेसरी या फिर सब्सिडरी सेल, देन गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर होता है हमारा पोर या फिर स्टोमा पोर। ओके, सो ये था हमारा सब्सिडरी सेल। अभी देखना है आगे हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा या फिर स्टोमेटल पोर। अब ये स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है? सो सिंपल, अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो पार्ट एक्टिवली इंपॉर्टेंट है या फिर जो एक्टिवली वर्क करता है, इट इज द गार्ड सेल। ठीक है, सो जो हमारे गार्ड सेल्स है ये एक्टिवली वर्क करते हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा पोर। अभी क्या होता है बच्चों? ठीक है, सो डे टाइम में जब दिन में सनलाइट होता है उस टाइम पे होता है एंडोऑस्मोसिस, यानी कि मटेरियल या फिर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, ये हमारे स्टोमाटा के जो गार्ड सेल होता है इसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड जा रहा है हमारा फूड। ठीक है, अभी फूड यानी शुगर वगैरह, इसको हम देखने वाले आगे, बट आपको बस इतना याद रखना कि एक फूड मटेरियल है जो इनसाइड जाने वाला है, और अभी हमारा जो गार्ड सेल है ये खा पी के फूल गया है। अभी ये खा पी के फूल गया है और अभी ये फूलने के कारण थोड़ा सा कॉर्नर से एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, और दूर जाने के बाद ओपन हो जाता है हमारा स्टोमा पोर। सो सिंपल यही वाली कंसेप्ट है फॉर द डे टाइम। अभी इसको और अगर इलेबोरेट करना है, देन कैसे इलेबोरेट करना है? ओके, सो देखते हैं आगे। सो इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ टर्गर प्रेशर, जो हमने इनिशियली देखा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। ओके, सो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ डे टर्गर प्रेशर इस थिन वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। थिन वॉल कौन सी? ये वाली जो थिन वॉल है ना हमारी गार्ड सेल की इनर वाली। सो यहाँ पे टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है एंड दैट्स व्हाई अभी ये इलास्टिक होती है। सो ये मूव हो जाती है, एक दूसरे से दूर तन जाती है, और फिर यहाँ पे जो स्टोमा पोर है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, सिंपल इतना ही याद रखना है आपको कि डे टाइम में क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस यानी क्या हो रहा है कि फ्लूइड हमारा आ रहा है गार्ड सेल्स के अंदर, इसके कारण गार्ड सेल फूल जाता है। गार्ड सेल फूल गया, इसका मतलब उसके आउटर में जो लेयर होता है, जो इलास्टिक लेयर होता है, ये भी इसके साथ इसी का शेप एक्वायर कर लेता है और एक दूसरे से दूर दूर जाने लगता है। अब जब ये दोनों जो इस तरह से चिपके हुए थे और ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे, तो बीच में क्या प्रेजेंट हो गया? एक पोर प्रेजेंट हो गया, एंड दिस इज नोन एज स्टोमा पोर। तो स्टोमा पोर प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ डे। डे में ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि डे टाइम में ये सेल खा पी के फूल जा रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और वहां पे एक पोर प्रेजेंट हो जाता है। एंड दिस इज द प्रोसीजर कि किस तरह से गार्ड सेल हेल्प करता है हमारे स्टोमाटा को ओपन वाले पोजीशन में लाने के लिए। गुड, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अभी क्या होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम? अभी इसका एग्जैक्टली हमें उल्टा वाला देखना है। सो नाइट टाइम में देखो क्या होता है, इधर वाला। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को ये इधर वाला? यस, यहाँ पे क्या हो रहा है नाइट टाइम में? अगर डे टाइम में एंडो हो रहा है, देन नाइट टाइम में होता है एक्सोऑस्मोसिस, यानी जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट था ना इस गार्ड सेल में, सो ये बाहर की तरफ चलेगा, एग्जिट हो जाता है। सो यहाँ पे जब इस गार्ड सेल में से सारा लिक्विड फ्लूइड वगैरह जो एग्जिट हो गया है, अभी यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन में चले गए। दैट्स वाई इसका जो इनर वॉल था, जो डार्क ग्रीन कलर में आपको बुक में भी दिखाई देगा, सो ये इनर वॉल भी रिलैक्स हो जाता है और बस आपस में बंद हो जाता है। अभी जब ये बंद हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा स्टोमाटा कंप्लीटली बंद हो गया है, और इस बंद वाले स्टोमाटा से अभी बाहर की तरफ कोई भी वेपर नहीं जाने वाला। वेपर का एग्जिट बंद हो गया बिकॉज स्टोमाटा का जो पोर था, जो एक्टिवली वेपर्स को बाहर की तरफ डाल रहा था, वो यहाँ पे
बंद हो गया। सो दिस इज द प्रोसीजर कि स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है, और ये होता है एट द टाइम ऑफ नाइट। ओके, सो अभी नाइट टाइम में क्या हो रहा है, देखो बच्चों, जो गार्ड सेल्स है ये फ्लैक्सिड हो जाते हैं। अब फ्लैक्सिड कब होता है, जब वो वहां पे एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। अगर आपको अभी भी ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है अबाउट फ्लैक्सिडिटी एंड एक्सोऑस्मोसिस, प्रीवियस वाले लेक्चर्स को आपको देखना है, सिंपल। सो अभी यहाँ पे जो गार्ड सेल्स फूलने के कारण एक दूसरे से ऐसे दूर गए थे, ठीक है, सॉरी इस तरह से चिपके हुए होते हैं, यस ये गार्ड सेल है। अभी ये भरे पूरे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, एंडोऑस्मोसिस हुआ था, इसलिए ये दोनों भी गार्ड सेल्स खा पी के फूले हुए हैं। एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ये दोनों में से भी जो फ्लूइड है ये वापस से बाहर चला जा रहा है, और अभी ये देखो ये ऐसे चिपक, मतलब ऐसे ये दबे हुए से नाजुक से हो जाने वाले। अभी ये क्लोज हो गए, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। जो यहाँ पे गैप प्रेजेंट था वो यहाँ पे नहीं है। सो सिंपली एट द नाइट टाइम क्या होता है, फ्लैक्सिडिटी के कारण गार्ड सेल्स आपस में बंद हो जाते हैं, और वहां पे स्टोमेटल पोर भी बंद हो जाता है, और नाइट टाइम में कोई भी एक्सोऑस्मोसिस कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ओके, सो एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस ये दोनों भी चेंज जो होते हैं हमारे गार्ड सेल्स में, इसी के कारण स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है। सो अगर एंडोऑस्मोसिस हुआ है देन वहां पे होगा, ठीक है, अगर एंडोऑस्मोसिस हुआ है सो ये फूलने के कारण यहाँ पे अभी क्या होगा, स्टोमाटा ओपन। अगर एक्सोऑस्मोसिस हुआ है देन यहाँ पे आ जाएगा फ्लैक्सिडिटी और ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। सो यही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ अभी डिफरेंट थियोरीज आई है जहां पे भी कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है, या फिर जहां पे लगता है साइंटिस्ट लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, वहां पे अलग अलग साइंटिस्ट कोई ना कोई थ्योरी रख ही देते हैं। उसी तरह से स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए भी थ्योरी सामने आई है। सो चलिए देखते हैं क्या है इन थ्योरीज में। सो फर्स्ट है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, जिसे पुट किया था स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1964। ओके, सो 1964 ने इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एक फॉस्फोराइलेज, अभी ये फर्स्ट वाला प्रोसीजर है फॉर द डे टाइम, ठीक है, कि भाई डे में क्या होता है। सो डे में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। अभी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम है विच इज नोन एज फॉस्फोराइलेज, ठीक है। सो ये जो फॉस्फोराइलेज होता है ये क्या करता है, डे टाइम में स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। शुगर में कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में अप एंड डाउन आ जाते हैं, एक जगह पे कम है एक जगह पे ज्यादा है। फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल में थर्स्ट बढ़ जाता है कि नहीं मुझे भी शुगर चाहिए, मुझे भी फूड चाहिए। सो सेम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, दैट्स वाई फिर आगे क्या होता है, द क्लोजिंग एंट्री ऑफ वाटर एंड देयर बाय गार्ड सेल आर स्ट्रेच एंड स्टोमा वाइडन्स, ठीक है। यहाँ पे अभी गार्ड सेल्स क्या हो गए, फिर स्ट्रेच हो गए, यस इस तरह से। ओके, सो डे टाइम में यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्च से बन गया शुगर, और ये शुगर चला जाता है इस गार्ड सेल के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे गार्ड सेल्स हमारे स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं, और इसके कारण हमारा जो स्टोमा है ये स्टोमा वाइडन हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ना ये है हमारा स्टोमा। सो स्टोमा साइज में काफी वाइड हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्टोमाटा हो गया ओपन, ये आ गई हमारी ओपन की कंडीशन, ठीक है। इसी का रिवर्स होता है एट द टाइम ऑफ नाइट। अभी देखते हैं वो किस तरह से होता है, ठीक है। अभी देखो ये तो सेकेंड वाला थ्योरी है। ओके, सो फर्स्ट वाले में ही क्या बताया, देखो फॉस्फोरिलेशन या फिर फॉस्फोराइलेज नाम के एंजाइम की वजह से क्या हो रहा है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी शुगर को यूज करता है हमारा गार्ड सेल, और वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया इसका मतलब अभी वहां पे वापस से वाटर अंदर नहीं आने वाला है, तो खा पी के फूल गए हैं। सेल्स
स्ट्रेच होते हैं, सेल स्ट्रेच हो गए, देखो स्ट्रेच हो गए यहाँ पे, इसलिए यहाँ बीच में जो स्पेस था ये ओपन रह गया एंड दैट इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। एग्जैक्टली इसका अपोजिट होने वाला है एट द टाइम ऑफ नाइट, कि क्या होने वाला है, इसमें जो कुछ भी शुगर वगैरह था ये सब बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ था ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अब वहां पे डिक्रीज होने वाला है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर वहां पे सेल में आ जाएगी फ्लैक्सिडिटी, फिर सेल फ्लैक्सिड होगा यानी बीच का स्पेस बंद हो जाएगा और यही कंडीशन होगी हमारी क्लोज स्टोमाटा। सो ये था थियरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। इसमें सिंपल क्या है कि स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में और दैट्स वाई ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, ऐसा कहना था स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट का। इन्होंने ये थियरी दी थी इन 1964। अभी बढ़ते हैं दूसरी थियरी की तरफ, जो है हमारी थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, कि प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी रखी गई थी बाय द लेविट इन 1974। सो इनका ये कहना था कि स्टोमाटा में जो भी मूवमेंट होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेशियम आयंस। अब ऐसा क्यों था? ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेशियम आयन, ओके, H+ एंड K+, ये दोनों आयंस का ट्रांसपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ये कहा था हमारे लेविट भाई साहब ने इन 1974। सो अभी क्या हुआ था? ठीक है, डे टाइम में जब दिन था, सनलाइट प्रेजेंट थी, उस टाइम पे क्या होता है? सो इनका कहना है भाई कि स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है हमारे मैलिक एसिड में। ओके, स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू द मैलिक एसिड। अभी आगे क्या हो रहा है? मैलिक एसिड का हो रहा है डिसोसिएशन। ओके, मैलिक एसिड का हो रहा है डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन होने के बाद मैलिक एसिड से हमें मिलता है एक मैलेट और दूसरा मिलता है प्रोटॉन। सो ये प्रोटॉन ही है हमारा वो H+ और मैलेट में से आने वाला है K+। ये कहा गया था बाय द थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं इसमें। सो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सब्सिडरी सेल्स एंड पोटेशियम आयंस आर इंपोर्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, सो हमने जो डायग्राम बनाई थी फिर से बनाना होगी, यस। सो फर्स्ट हम ये बना लेते हैं किडनी शेप वाले गार्ड्स। ओके, ये हमारा गार्ड सेल्स, अच्छा एक कम और एक ज्यादा हो गया, ठीक है चलो। इसके आसपास प्रेजेंट है हमारे सब्सिडरी सेल। ठीक है, ये है हमारे सब्सिडरी सेल्स। सो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सब्सिडरी सेल। यहां पे है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, एंड पोटेशियम आयन आर इंपोर्टेड फ्रॉम देम। यहां से हाइड्रोजन जाता है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला कलर, और यहाँ पे जो K+ था वो K+ आने वाला है गार्ड सेल में। ये कहा गया था इन दिस प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी। ठीक है, अभी पोटेशियम मैलेट इज फॉर्म। अभी जो पोटेशियम मैलेट बन रहा है, ओके, पोटेशियम मैलेट ये क्या करता है? ये इंक्रीज कर रहा है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, जो पोटेशियम मैलेट बनने वाला है ये ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है एंड दैट्स व्हाई वहां पे होता है एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, सो जो हमारा बन रहा है पोटेशियम मैलेट, ठीक है, जो पोटेशियम मैलेट होता है इसका क्या काम है बच्चों? ये इंक्रीज कर रहा है ऑस्मोलैरिटी, और अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है देन वहां पे होता है एंडोऑस्मोसिस, वहां पे होता है एंडोऑस्मोसिस। सो हमारा पोटेशियम मैलेट का क्या काम है? ये करता है हमारा एंडोऑस्मोसिस। अभी एंडोऑस्मोसिस हो गया, देन अब यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होता है? यहाँ पे होता है पोटेशियम आयन का अपटेक। सो अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन इज ऑलवेज अकम्पनाइड विद द क्लोराइड आयन। अभी यहाँ पे क्लोराइड आयन का भी एक फंक्शन होता है यहाँ पे, बट अभी उससे कुछ इतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है हमें। सो सिंपल इस वाले थ्योरी में एक ही याद रखना है कि यहाँ पे गार्ड सेल एंड जो सब्सिडरी सेल है इन दोनों में एक्सचेंज होता है। पोटेशियम आयन आता है हमारे सब्सिडरी सेल से हमारे गार्ड सेल के अंदर, और गार्ड सेल में जो हमारा प्रोटॉन था ये जाता है सब्सिडरी सेल में। ठीक है, एंड अभी इसके नाइट टाइम में अगेन इसकी हमें अपोजिट वाली कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे इन दोनों का भी पोटेशियम प्लस क्लोरीन दोनों आयन का
जो अपटेक होता है ये प्रिवेंट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, और इस अपटेक को बंद करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड के कारण दोनों भी जो आयन है हमारे पोटेशियम एंड क्लोरीन, दोनों का भी अपटेक बंद हो जाता है। नाउ अभी जब अपटेक बंद हो जाता है वहां पे एक इफेक्ट आता है परमिएबिलिटी का भी। परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी एक लेयर में से अंदर और बाहर आने जाने वाले लोग जो है इसकी कैपेसिटी या फिर इसकी एबिलिटी चेंज होने लगती है। सो अब ये कैसे होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप कि अगर एब्सिसिक एसिड है, अभी एब्सिसिक एसिड का क्या काम है बच्चों, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड सिंपल क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा है अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन। इन दोनों का अपटेक ये बैन कर रहा है, बंद नहीं चाहिए ये दोनों। ये काम कौन कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। एंड दैट्स व्हाई क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ गार्ड सेल विल चेंज। परमिएबिलिटी जो है गार्ड सेल्स की ये चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वहां पे फिर हाइपोटोनिक कंडीशन आती है और वहां पे फ्लैक्सिड हो जाता है सेल, यानी कि यहाँ पे हो रहा है अभी एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जो फर्स्ट में देखा था उसके एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है, एब्सिसिक एसिड आ गया अभी वहां पे एट द नाइट टाइम में एब्सिसिक एसिड आता है। इसको हमें आगे प्लांट का जो रेस्पिरेशन हम डिटेल में स्टडी करने वाले उसमें भी स्टडी करना है। सो एब्सिसिक एसिड के कारण पोटेशियम और क्लोरीन दोनों आयन का जो एक्सचेंज है या फिर इनकी गार्ड सेल के लिए जो परमेबिलिटी थी ये बंद हो गई। अभी यहाँ पे फिर हो जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस के कारण फ्लैक्सिडिटी की कंडीशन आती है और दैट्स व्हाई जो दोनों भी गार्ड सेल्स है ये बंद हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर को बंद कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसको देखना है कि ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमें सांस लेना इंपॉर्टेंट है उस तरह प्लांट में ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सो देखो बच्चों, एडवांटेजेस में क्या आता है। सो सबसे पहले है कि इट रिमूव्स द एक्सेस वाटर। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है वहां पे, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक्सेस अमाउंट में वाटर है सो ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा प्लांट के। देन सेकेंड वाला क्या है कि ये हेल्प करता है हमारे पैसिव वाटर के एब्जॉर्प्शन में एंड मिनरल्स में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इनडायरेक्टली हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। अगर ऊपर से प्लांट के ऊपर से वाटर को बाहर निकाला जा रहा है देन ये क्या करता है, अल्टीमेटली थ्रस्ट बढ़ाता है, डीपीडी बढ़ाता है और दैट्स व्हाई रूट्स एक्टिवली काम करते हैं और वापस से सॉइल में से जितना हो सके उतना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली ये वाला प्रोसीजर क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल को बढ़ा रहा है फ्रॉम द सॉइल। नाउ द थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन द असेंट ऑफ द सैप, यानी ऊपर की तरफ हमने जो कुछ एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने, इसे प्लांट की ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हेल्प किया जाता है। इसी को कहा जाता है असेंट ऑफ सैप। अभी ऊपर की तरफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है यानी ऊपर फिर क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, यानी ऊपर से माइनस हो रहा है, ऊपर से वाटर माइनस हो रहा है, यानी ऊपर के सेल्स में क्या हो रहा है, वाटर की प्यास बढ़ रही है। सो सिंपली नीचे से फिर उसको वाटर ऊपर तक प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो दैट इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। सो असेंट ऑफ सैप के लिए भी हमारा ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। फिर जैसे जैसे एज द स्टोमाटाज आर ओपन, स्टोमाटा जैसे ओपन होता है वहां पे गैसियस एक्सचेंज होते रहता है और गैसियस एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है फॉर द प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज के कारण ही फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं। अगर उन्होंने फूड बनाया है इसका मतलब क्या है कि अभी वो जिंदा रहने वाले हैं। सो सिंपली ये वाला जो प्रोसीजर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे प्लांट के लाइफ के साथ। ठीक है, नाउ सो द फोर्थ वन एडवांटेज जो है इसका क्या मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है जिसके कारण वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इट मेंटेन द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल। सेल को टर्गर बनाने के लिए ये हेल्प करता है। किस तरह से, अभी ऊपर की तरफ जब भी वाटर जा रहा है लीफ तक वहां से फिर ट्रांसपिरेशन होकर वाटर बाहर चला जाता है। एसेंट ऑफ सैप के लिए इंपॉर्टेंट होता है टर्गर प्रेशर। हमने जो असेंट ऑफ सैप का थर्ड पॉइंट देखा था, ये तीनों, ये जितने भी एडवांटेजेस है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अगर असेंट ऑफ सैप में ट्रांसपिरेशन हेल्प कर रहा है इसका मतलब अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, सेल में टर्गर प्रेशर को बना के रख रहा है। सो दैट्स व्हाई
टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अगर काफी ज्यादा टेम्परेचर है देन ट्रांसपिरेशन को यूज करके हमारा जो प्लांट है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। हीट का एक्सचेंज होता है यूजिंग द ट्रांसपिरेशन, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर विल हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। सो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर कूलिंग करने के लिए ट्रांसपिरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अबाउट डिसएडवांटेजेस। अभी अगर किसी एक प्रोसेस का एडवांटेज है देन साइमल्टेनियसली डिसएडवांटेज भी होने ही वाला है। सो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ये डायरेक्टली हमारे प्लांट को किल कर देगा, या फिर जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है इसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट होता है। फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन या फिर रेस्पिरेशन दोनों भी डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर ट्रांसपिरेशन से। सो अगर ट्रांसपिरेशन में कोई भी एक इफेक्ट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डायरेक्टली हमारे लाइफ यानी प्लांट के लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। ओके, सो प्लांट डायरेक्टली डाई या फिर मर भी सकता है अगर उसका ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है तो। ओके, सो ये है अगर एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो गया यानी एक्सेस वाटर बाहर चला गया किसी प्लांट के, तो वो प्लांट क्या बोल सकते हैं उसको, काफी वीक हो जाएगा, एक सूख जाएगा। यस, सो उसी तरह से अगर एक्सेस अमाउंट में किसी प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है सो वहां पे क्या होगा, वो प्लांट डायरेक्टली इंज्योर हो जाएगा या फिर डेथ भी हो सकता है। नाउ एक सेंटेंस है दैट इज द ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। एविल शैतान, भूत। ओके, सो ये एक राक्षस भी है अगर एक्सेस में होता है तो, और अगर इसको जो लेवल में होना चाहिए उस लेवल में हो रहा है देन ट्रांसपिरेशन ही हेल्प करता है हमारे प्लांट को जिंदा रखने में। बट अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो रहा है देन ये एक एविल है, ये एक राक्षस है। किस तरह से, चलो देखते हैं। सो एक कर्टिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेंटेंस को कहा था इन 1926। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ट्रांसपिरेशन को रिगार्ड किया था या फिर नोट किया था एज ए नेसेसरी एविल, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट राक्षस होता है प्लांट्स के लिए। सो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? सो सिंपल बच्चों, इसके पीछे यही लॉजिक है कि अगर ट्रांसपिरेशन एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, यानी अभी देखो प्लांट इतनी मेहनत करके रूट्स के थ्रू मिट्टी में से इतना अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसे यूज करता है, बट अगर ट्रांसपिरेशन का रेट काफी ज्यादा हो गया यानी इतनी मेहनत से जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया गया था उसे ज्यादा से ज्यादा बाहर ही फेंक दिया गया, प्लांट के बाहर ही फेंक दिया गया, सो ये डायरेक्ट हमारे प्लांट के प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी यानी क्या कि उसकी जो लाइफ की साइकिल है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। कैसे? फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है बच्चों। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट को खाना बनाने वाला एक प्रोसीजर होता है। सो अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया यानी जितना पानी एब्जॉर्ब किया था उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर ही फेंक दिया गया, ड्रेन कर दिया गया, देन फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उतना वाटर तो मिला ही नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर नहीं मिला तो फूड कहाँ से बनेगा, और अगर फूड ही नहीं बना तो भाई प्लांट ही जिंदा नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई ट्रांसपिरेशन को कहा गया है द एविल, नेसेसरी एविल। नेसेसरी यानी इंपॉर्टेंट भी है, ट्रांसपिरेशन बंद होता है फिर भी ये फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करने वाला है, अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है फिर भी ये फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करने वाला है। सो दैट्स वाई कोई भी प्रोसीजर ऑप्टिमम लिमिट में होना काफी इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऑप्टिमम लिमिट से मोर या फिर लेस होती है सो दोनों भी कंडीशन में प्लांट की प्रोडक्टिविटी या फिर प्लांट के लाइफ के ऊपर एक इफेक्ट होता है जो डायरेक्टली मूव करता है प्लांट को टूवर्ड्स डेथ। ठीक है, सो ये वाला था हमारा इस चैप्टर का लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज नेसेसरी एविल, और कुछ है नहीं है, दैट इज द एंड। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए थ्रू आउट। चलो गुड बाय।